जापान वो देश जहाँ के लोगों को देखकर या तो हमें कॉमिक्स बुक याद आती हैं या फिर वीडियो गेम्स। अगर अमेरिका को एंटरटेनमेंट के मामले में दुनिया भर में किसी ने टक्कर दी है तो वो जापान ही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जापान के लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अपनी ही बनाई वीडियो गेम्स को खेल सके। वहाँ पर लोग हमेशा काम में बिजी रहते हैं। कुछ वर्कर्स तो 80 घंटे तक का सिर्फ हफ्ते में ओवर टाइम ही कर लेते हैं और इसके लिए उन्हें एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। जापान में एक शब्द आजकल बहुत पॉपुलर है, क्रोशी, जिसका मतलब है ज्यादा काम करने से होने वाली मौत। अगर ज्यादा पैसा कमाना उनका मकसद नहीं है और इतने लोग सिर्फ ज्यादा काम करने से मर रहे हैं तो आखिर फिर क्यों जापान इतनी मेहनत कर रहा है? क्या ये कोई मजबूरी है या बस उनके वर्क कल्चर का हिस्सा? जानेंगे आज हम सब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। जापान के रैंक दुनिया भर के सबसे ज्यादा काम करने वाले देशों में 23वें नंबर पर है। यहाँ की सड़कों पर आप रात के 3 बजे भी घूमने निकलोगे तो आपको बिजनेस सूट में लोग चलते हुए दिख जाएंगे। अगर कुछ लोग किसी बार या कैफे में बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लोग दोस्त ही हैं, क्योंकि जापान की कंपनियां न सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस में काम करने के लिए फोर्स करती हैं, पर बाहर की एक्टिविटीज में भी उन्हें जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जाता है। फिर चाहे वो कोई ऑफिस डिनर हो या सेलिब्रेशन, एम्प्लॉय का आना जरूरी है, वरना उसे अकड़ू और अनप्रोफेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इतनी परेशानी है तो वहाँ के एम्प्लॉयज कुछ करते क्यों नहीं? इसका जवाब उतना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए हमें जापान के वर्क कल्चर और उनके सैलरीमैन कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जापान के एम्प्लॉयज को बचपन से ही सैलरीमैन बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। सैलरीमैन कंपनी का वो वफादार एम्प्लॉय होता है जिसके लिए अपनी निजी जिंदगी से पहले कंपनी का भला आता है और वो कंपनी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है, फिर चाहे वो उसका आराम हो, उसकी छुट्टी हो या फिर उसकी जान ही क्यों ना हो। ये सब शुरू हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब जापान की हार के बाद उनकी हालत बहुत खराब थी। साथ ही जंग में हारने के कारण उन्हें यूएसए, यूके और सोवियत रशिया को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना भी देना था। इस वक्त जापान के लोगों ने कड़ी मेहनत करते हुए अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया और इसका रिजल्ट ये था कि अगले कुछ सालों में ही जापान की हालत सुधरने लगी और 1968 तक जापान यूएस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन जापान यहाँ पर नहीं रुका। अब तक वहाँ पर सैलरीमैन का कंसेप्ट बहुत हावी हो चुका था और वो लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इसे पास करते रहे। आज हालत ये है कि वहाँ पर हर साल सिर्फ ज्यादा काम करने के कारण 10,000 मौतें हो जाती हैं। जापान के लोग कितना काम करते हैं वो आप इस लड़की की कहानी से सुनिएगा, जो जापान की एक एडवर्टाइजमेंट फर्म डेंटसू के लिए काम करती थी। इस एम्प्लॉय ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। जांच बैठी तो सामने आया कि उसकी मौत से 1 हफ्ता पहले कंपनी ने उससे 100 घंटे का ओवरटाइम करवाया था, यानी उसके पास खुद के लिए रोज 8 घंटे से भी कम का वक्त रहता था। डिप्रेशन में जाने के कारण उसने अपनी जान ले ली। जब ये बात सामने आई तो कंपनी के सीईओ को रिजाइन करना पड़ा और कंपनी ने ये फैसला लिया कि हर रात 10 बजे वो कंपनी की लाइट्स बंद कर देंगे ताकि वो एम्प्लॉयज को घर जाने के लिए मजबूर कर सके। पर बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। 2013 में जापान के एक पत्रकार मिदासावो ने एक महीने में 159 घंटे का ओवरटाइम किया, जिस कारण उसका हार्ट फेल हो गया और उसकी मौत हो गई। और यही कहानी सबकी है। 80 घंटे का ओवरटाइम जापान की हकीकत है और इस ओवरटाइम के लिए ज्यादातर लोगों को सैलरी से 1 पैसा भी फालतू नहीं दिया जाता। अगर आपको लग रहा है कि ये सब अब बंद हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 2011 में जब से चीन ने जापान को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का खिताब पाया है, तब से जापान में फिर से पुराने दुश्मन चीन को पछाड़ने की होड़ तेज हो गई है। जापान में यूं तो एम्प्लॉयज को साल भर 20 छुट्टियां लेना अलाउड है, लेकिन ज्यादातर एम्प्लॉयज 10 से ज्यादा छुट्टियां ले नहीं पाते हैं। इसका एक कारण सैलरीमैन कंसेप्ट से आता गिल्ट भी है। जापान में सिर्फ 52.4% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी पूरी छुट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो काम से छुट्टी ले, क्योंकि जापानियों को ऐसा करने में शर्म आती है। उन्हें लगता है कि जब उनके आसपास के लोग ऑफिस आ रहे हैं तो उनका छुट्टी लेना गलत है। यह गिल्ट उनसे ज्यादा काम करवाता है,
यही गिल्ट उन्हें घर जल्दी जाने से भी रोकता है और जापान के लोग ज्यादा काम करने को अब शान समझने लग गए हैं। लेकिन यही बात जापान को खाए भी जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा काम करना आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाता। आप सिर्फ तब प्रोडक्टिव हो सकते हैं जब आप स्ट्रेस ना लें और रिलैक्स रहें। इसलिए जापान की प्रोडक्टिविटी इतना काम करने के बावजूद भी काफी कम है। G7 देशों की लिस्ट में जापान में सबसे लंबे वर्किंग आवर्स हैं, लेकिन जापान की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। जापान में इतना काम होने का दूसरा कारण उनकी जनसंख्या भी है, जिसमें 26% लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनका भार सरकार और बाकी युवाओं पर है। एक स्टडी के मुताबिक जापान के सीनियर सिटीजन्स की संख्या में अगले 20 साल में 20% का इजाफा और हो जाएगा। जापान में काम करने के लिए लोग कम हैं और जापान बाहर के देशों को जल्दी अपने यहाँ काम करने की इजाजत नहीं देता। आज जापान के टोटल वर्कफोर्स में सिर्फ 1.6% लोग ऐसे हैं जो जापान से नहीं है। अमेरिका में ये संख्या 8 से 9% है। सरकार ने इसे देखते हुए भी बीते कुछ सालों में अपने इमिग्रेशन लॉज को थोड़ा नरम किया है, लेकिन जब तक उनका वर्क कल्चर नहीं सुधरेगा, दूसरे देशों से लोग भी जापान आने से कतराएंगे ही। हाल के कुछ सालों में इन सब चिंताओं को लेकर सरकार गंभीर हो गई है और उन्होंने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। जैसे पहला है प्रीमियम फ्राइडे, जिसमें हर महीने एक शुक्रवार को एम्प्लॉइज को 3 बजे घर जाने दिया जाएगा। ये प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज खुद ही पहले घर नहीं जाना चाहते थे अपने गिल्ट के कारण। साथ ही कंपनीज ने इसे अच्छे से लागू नहीं किया, क्योंकि सरकार द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया था। जो कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को प्रीमियम फ्राइडे की छुट्टी दे भी रही थी, वो भी एक दिन पहले यानी गुरुवार को अपने एम्प्लॉइज से ज्यादा ओवरटाइम करवाने लगी थी, ताकि वो फ्राइडे को जल्दी घर जा सके। इसलिए ये स्कीम एक तरह से फेल हो गई। जापान की सरकार इस तरह के नियम भी लाई है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय से ओवरटाइम करवा भी रहे हैं, तो अगले दिन उसे काम पर बुलाने से पहले आपको उसे एक पर्याप्त टाइम देना होगा जिसमें वो आराम कर सके। इसके साथ ही सरकार ने माउंटेन डे के नाम से एक नई छुट्टी भी बनाई है और माउंटेन डे के साथ अब जापान में कुल राष्ट्रीय छुट्टियों की संख्या 16 हो गई है। इस काम के प्रेशर को मैनेज करने के लिए जापान के लोग और ज्यादा रोबोट्स का सहारा भी लेने लगे हैं। वहाँ अब रोबोट्स लोगों की देखभाल से लेकर गाय का दूध निकालने तक सभी काम करने लगे हैं। पर क्या ये काफी होगा, कोई नहीं जानता। टोक्यो आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा ओवरवर्क्ड शहरों में से एक है और इस काम के साथ आती है एक्स्ट्रा स्ट्रेस, जो हार्ट फेलियर और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों को जन्म देती है। साथ ही जापान का बर्थ रेट भी दुनिया में सबसे कम है, यानी वहाँ की जनसंख्या अब और जल्दी घटने लगेगी। क्या जापान कभी अपने इस टॉक्सिक वर्क कल्चर से निकल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना